क्या तब से लैपटॉप में मुंह गड़ाए बैठा है। सॉरी माँ, वो कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। कुछ टैक्सेस का इशू है तो बस उसी में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, इतना ज़रूरी काम है कि माँ से भी बात करने का टाइम नहीं है। यह कैसी बातें कर रही हो आप माँ। इस दुनिया में सबसे ज़रूरी आप हो मेरे लिए। बताइए क्या बात करनी है। कुछ भी और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है माँ, तीनों फैक्ट्री प्रॉफिट में है, सारे वर्कर्स भी खुश हैं। और क्या चाहिए, तूने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया। माँ मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो वो ही कर रहा हूँ जो मुझे पापा सिखा कर गए हैं। पता है माँ, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि सौरभ, वह फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जा सकती जिसके वर्कर्स अपने मालिक से खुश हो। चाहे कुछ भी हो, पर तेरे पापा ने कभी भी वर्कर्स की तनख्वाह लेट नहीं होने दी, और ना ही उनका बोनस। मैं जानता हूँ माँ, इसलिए तो हमारी फैक्ट्री में कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा माँ, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलना। इस बार प्रॉफिट अच्छा रहा तो सोच रहा हूँ इस बार बोनस के साथ कुछ वर्कर्स को कुछ और भी गिफ्ट दूँ। क्या देना चाहता है बता, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगे, सबके काम आए। मैं एक बात बोलूँ, तू अभी अपने सारे वर्कर्स को एक एक टेबल फैन दे दे। गर्मी में हवा लगेगी तो ना वो तुझे, तेरे पापा को बहुत दुआएं देंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया माँ आपने। माँ, हद से ज़्यादा 2-2 हज़ार में अच्छा सा पंखा आ जाएगा, यही सही रहेगा। दरअसल 5 साल पहले पायल के पति सौरभ का दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। सौरभ के जाने के बाद अमित ने अपने पिता का पूरा काम संभाल लिया। 3-3 फैक्ट्री का काम एक साथ देख रहा था। अमित अपनी माँ पायल के साथ गांव में एक बड़े से घर में रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम अनन्या था। अमित जितना समझदार और संस्कारी था, उसकी छोटी बहन अनन्या उतनी ही बदतमीज और बिगड़ैल थी। जब अमित और पायल बात कर रहे थे तभी वहाँ अनन्या आ गई और फिर, अनन्या कहाँ थी तू। माँ, बताया तो था आपको कि अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, पर तूने कहा था कि आधे घंटे में आ जाऊंगी। देख 6 बज गए हैं, पूरे 5 घंटे गायब थी तू। हाँ तो क्या हो गया, दोस्त के पास ही तो थी, कहीं गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रही थी। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर अमित को गुस्सा आ गया। यह क्या तरीका है अनन्या माँ से बात करने का। ओए तुम अपना काम करो, समझे। मेरे और माँ के बीच में मत आओ। क्यों ना बोले बीच में, वह मेरा बेटा है। आपस में ही बात करो आप दोनों, मैं थक गई हूँ। अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। और हाँ, खाने के लिए मेरा इंतज़ार मत करना, मैं अपनी दोस्त के घर से खाना खाकर आई हूँ। इतना कहकर अनन्या अपने कमरे में चली गई। अमित और पायल उसे देखते रहे। उसकी बदतमीजी देखकर पायल बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर पायल को रोते देख अमित ने उससे कहा, अफसोस मत करो माँ, अभी वह नादान है, देखना एक दिन खुद ही सुधर जाएगी। मुझे डर इस बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ अनन्या बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती चली गई। इधर अमित अपने कामों में और भी ज़्यादा बिजी रहने लगा। पायल को अनन्या की और भी ज़्यादा चिंता रहने लगी, पर अनन्या उसकी एक सुनती ही नहीं थी। एक दिन अनन्या आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो भाई। कुछ खास नहीं, क्या हुआ, आज तेरा मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुझे क्या चाहिए वो। भाई वो तो मैं वैसे भी ले लूँगी, एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अच्छा तो बता, तेरे पास मेरे लिए क्या ऑफ़र है। मेरे पास एक फ्रेंड है जिसका नाम मीरा है। उसके पापा ऑफिसर हैं और मैं चाहती हूँ आप उससे शादी कर लो। अच्छा तो यह मीरा की करती क्या है। भाई वो क्या करेगी, उसके पापा इतने बड़े ऑफिसर हैं, वह तो मौज मस्ती करती है। अच्छा तुझे यह क्यों लगता है कि मैं उससे शादी करूँगा। अरे बताया तो भाई, उसके पापा बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो माँ बाप की इकलौती बेटी है। सोचो भाई कितना पैसा होगा उनके पास। उसके पापा का सारा पैसा मीरा का ही तो होगा। अपनी बेटी की सारी बातें पायल सुन लेती है और वह आकर कहती है, पैसा पैसा पैसा, और हर वक्त यही सोचती रहा कर।
अपने जैसी बिगड़ैल भाभी लेकर आएगी। कान खोलकर सुन ले, इस घर में कोई भी मीरा नहीं आएगी। अमित के लिए तो मैं लड़की ढूंढूंगी, एकदम संस्कारी और शालीन। अपनी माँ की बात सुनकर अनन्या बोली, मतलब बहन जी टाइप लड़की। पायल बोली, चुप कर तू। तुम जिसे बहन जी कहती हो ना, उसे हम लोग आज्ञाकारी और संस्कारी कहते हैं, समझ गई ना तू। अपनी माँ की बातें सुनकर अनन्या गुस्से से वहाँ से चली गई। अमित चुप था, अपनी माँ और बहन की बातें सुन रहा था। फिर उसी दिन से पायल ने अपने बेटे आकाश के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और उसकी तलाश खत्म हुई जब उसने रीतू को देखा। रीतू का फोटो जब अमित को दिखाया तो अमित को भी वह बहुत ही पसंद आ गई। दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी तय हो गई। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी के बाद रीतू जब साड़ी में सजी धजी ससुराल पहुंची तो उसे देखकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। मुझे लगा ही था माँ कोई बहन जी टाइप लड़की तुम्हारे पल्ले बांधेंगी। मुबारक हो भाई, अब जिंदगी भर सुनते रहना। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। यह क्या बकवास कर रही है अनाया, सॉरी बोल। पायल गुस्साते हुए बोली। रीतू को सॉरी माई फुट, एक गवार को मैं सॉरी बोलूंगी? कभी नहीं। इतना कहकर अनन्या अपने कमरे में चली गई और बेचारी रीतू अपनी नंद का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ही दुखी हुई। अगले दिन रीतू बोली, माँ जी नाश्ता तैयार है। अरे वाह, क्या बनवाया है बहू? बनवाया नहीं माँ जी, मैंने खुद सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। क्या आलू के पराठे? यह हमारा घर कोई थर्ड क्लास ढाबा नहीं। खैर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग तो यही खाते होगे ना, आलू के पराठे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या खाते होगे। अनन्या रीतू से बोली। पायल गुस्सा कर बोली, बहुत हो गया तेरा बकवास। तुझे खाना है तो खा, वरना चली जा यहाँ से। हाँ आप ही खाओ यह ऑली थर्ड क्लास पराठे, मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ ऑर्डर करने। और अनन्या ने अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया और बहुत ही मज़े से खाने लगी। हर गुजरते दिन के साथ अनन्या की बदतमीजी भी बढ़ती जा रही थी और इस बात से पायल और अमित दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर रीतू का कुछ और ही सोचना था। वह अनन्या को प्यार से सुधारना चाहती थी। उसे लगता था कि बच्चे प्यार से ही सुधारे जा सकते हैं। वह उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती ताकि वह दोनों आपस में घुल मिल सके। उसने अपनी सास से उसके हर पसंदीदा खाने के बारे में पूछ लिया था और वह उसके लिए हर वो चीज़ बनाया करती। लेकिन अनन्या उसे अनपढ़ और गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात जब सभी सो रहे थे, अनन्या छोटा सा ड्रेस पहनकर रात के समय जाने लगती है। रीतू को बहुत ही जोर की प्यास लगी थी। वह किचन में आती है पानी लेने के लिए। अनन्या को जाते देख पूछती है, अनन्या दीदी आप इतनी छोटी सी ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही हो इतनी रात में? अनन्या चिढ़कर बोली, तुमसे मतलब? और सुनो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड की शादी है, वहीं जा रही हूँ। अरे दीदी, शादी में लोग लहंगे वगैरह पहनते हैं, आप इतनी छोटी सी ड्रेस पहनकर जा रही हो। मैंने कहा ना तुम्हें मुझसे मतलब, सुबह तक आ जाऊंगी। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन रीतू को उसकी फिक्र हो रही थी। करीब 4-5 घंटे के बाद अनन्या घर लौटी तो उसने देखा कि रीतू वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही है। तुम सोई नहीं अभी तक? अनन्या दीदी मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आपकी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। अब आपको सही सलामत देख लिया तो चैन आ गया। ठीक है, इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ। इस बार अनन्या की आवाज़ में बदतमीजी नहीं थी और न ही वह अपमान था। उसकी बात सुनकर रीतू वहाँ से चली गई। रात भर जाग रही थी तो उसे भी बेड पर जाते ही गहरी नींद आ गई। उस दिन के बाद से अनन्या ने रीतू को गंवार और अनपढ़ कहना बंद कर दिया। अब तो रीतू अनन्या का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। लेकिन फिर एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, अनन्या रीतू के पास आती है और कहती है, भाभी भाभी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अनन्या को ऐसे देखकर रीतू बोली, अरे अनन्या दी क्या हुआ आपको? मुझे बचा लो भाभी, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया मुझसे। पर हुआ क्या है बताओ मुझे। भाभी वो मैंने हद से ज़्यादा ही ड्रिंक पी ली थी,
फिर मैं अपने एक फ्रेंड की पिस्टल लेकर डांस करने लगी। मुझे पता ही नहीं चला उसमें से कब गोली चल गई और वहाँ बैठे एक आदमी को लग गई। मुझे पता ही नहीं चला और वो आदमी मर गया। भाभी, अब मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे फांसी हो जाएगी। मुझे बचा लो भाभी, कुछ करो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद सुधर जाऊँगी, कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। बस इस बार मुझे बचा लो। अपनी नंद की यह सारी बातें सुनकर रीतू को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसने अचानक अनन्या के हाथ से वह पिस्टल ली और अपने दुपट्टे से उसे अच्छी तरह पोंछा और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह सब देखकर अनन्या बोली, यह क्या कर रही हो भाभी आप? आपने कुछ नहीं किया दीदी, आप चुपचाप जाकर कमरे में सो जाओ। कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं तो रात भर घर में ही नहीं थी। इतना कहकर रीतू वह पिस्टल लेकर घर से बाहर चली गई। अनन्या को अब सब समझ आ गया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रीतू को रोक सके। उधर रीतू आंखों में आंसू लिए बस चली जा रही थी। उसके आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी और कुछ देर बाद वह पुलिस थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं सरेंडर करने आई हूँ, मुझसे एक खून हो गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, पहले तुम यह पिस्टल नीचे रखो। रीतू ने पुलिस के सामने वो जुर्म कबूल किया जो उसने किया ही नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी परिवार और अपनी नंद को बचाना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना और अमित का नाम इंस्पेक्टर मनोज को बताया तो वह हैरान हो गया। शाम को ही इंस्पेक्टर मनोज अमित को अपने साथ थाने लेकर पहुंचा। भाभी, आपको नजरें झुकाने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। रीतू बोली, नहीं नहीं, मैं ही कातिल हूँ, मुझसे ही गोली चली थी। इंस्पेक्टर मनोज बोला, बस कीजिए भाभी आप, अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे ही मैंने उसे आपके सरेंडर की बात बताई, वह फ़ौरन मेरे घर आया था और उसने मुझे बताया आप तो कभी पब जाती ही नहीं हैं। तभी मेरा माथा ठनका और मैंने उस पब के सारे CCTV खंगाले। वहाँ आप नहीं बल्कि अमित की बहन अनन्या थी और पिस्टल भी उसी के हाथ में थी। पर वो बेकसूर है, हो सकता है कि रीतू बोली, हो सकता है कि मैं CCTV में नहीं आई हूँ, पर मैं वहीं थी, मेरा यकीन कीजिए। इतने में अमित आ गया और कहने लगा, बस करो रीतू, तुम अनन्या को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हो। बल्कि सच यह है कि अनन्या ने भी वो खून किया ही नहीं। दरअसल गोली तो किसी और ने चलाई थी और वह आदमी किसी और को गोली मार गया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने ही पूरा प्लान बनाया था। पब में जैसे ही अनन्या ने वो पिस्टल उठाकर डांस करना शुरू किया, शूटर ने उसी वक्त उस आदमी को गोली मार दी। उनकी पूरी कोशिश थी कि इल्ज़ाम अनन्या पर आ जाए, पर मनोज ने उस शूटर को पकड़ लिया और सारे सबूत भी उसके पास हैं। अमित की बातें सुनकर रीतू उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहाँ अनन्या आई और आते ही रीतू के पैरों पर गिर पड़ी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ आ गया है। आज के बाद आप एक नई अनन्या को देखेंगी, कैसी आपके जैसी एकदम बहन जी टाइप, आपकी जैसी मैं बन सकूं। इतनी तो मेरी हैसियत ही नहीं भाभी, पर आपसे सीखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया, अनन्या भी और अपने परिवार के साथ रिश्ते भी। अमित, अनन्या और रीतू तीनों घर आए। पायल ने एक बार फिर से तीनों का स्वागत किया और अपनी बेटी के बदलने से वह बहुत ही खुश हुई। दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।